सहन शक्ति से ज्यादा कच्ची ताकत को प्राथमिकता देनी होगी। उसके पीछे छायाओं में लियू होंग का ग्रुप चुपके से देख रहा था, पूरी तरह से हैरान। नो वे, एक ने धीरे से कहा। मैं जानता था कि यह स्ट्रांग है, लेकिन इतना? लियू होंग का चेहरा अविश्वास में जमा हुआ था। इतने कम समय में यह इतना पावरफुल कैसे हो गया? किसी ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या क्लालजी को भी नहीं पता था? अचानक कांग हांजो की आवाज हवा में गूंजी। तुम बस इतना जान लो, वापस जाने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो है एक ऐसे झरने से होकर जिसमें घातक जहर भरा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड लक। फिर बिना इंतजार किए वो उड़ गया। सफेद बाल वाला आदमी अपनी हुड ऊपर खींचते हुए बोला, कमांडर, वही एकमात्र शख्स है जो रास्ता जानता है। क्या हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए? लंबे पॉज के बाद लियू होंग ने आखिरकार हामी भरी। हाँ, उसने बुदबुदाया। क्या कहा आपने? उस आदमी ने पूछा। मैंने कहा अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उसके पीछे जाना होगा, अभी। सबने सिर हिलाया और कांग हांजो के पीछे चल पड़े। अंडरस्टूड। सीन शिफ्ट हुआ। रेड जोन के गहरे अंदर मोटी मोटी लताएं एक रहस्यमयी बॉक्स के चारों ओर लिपटी हुई थी। प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। उस बॉक्स के अंदर एक नया प्राणी आकार ले रहा था, एक ऐसा जीव जो पौधों की शक्तियों के परफेक्ट फ्यूजन से जन्मा था। मैंने अल्फा को बनाया है, जागो, एक आवाज बोली। एक अजीब सी आकृति एक विशाल बैंगनी गोले के अंदर तैर रही थी, जिसके चारों ओर जीवित लताएं थीं। ये प्राणी अल्फा वही था जो रेड जोन के अस्तित्व को बनाए रख रहा था। एक हाथ बाहर निकला और उसने गोले को छुआ। उंगलियां मुड़ी। जोरदार पकड़ के साथ गोला टूट गया। उस पेड़ से एक आवाज गूंजी जिसने उसे जन्म दिया था, तुरंत आदेश देते हुए, गुड, मेरा अल्फा, मेरी बात मानो। क्या तुम सुन रहे हो? घुसपैठियों को तुरंत खत्म करो। लेकिन तभी अल्फा ताए किरिन बोला, कितना अजीब है, मेरे जैसे प्राणी को तुम जैसे किसी के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं। पेड़ की आवाज गुस्से से फट पड़ी। कैसी हिम्मत की तुमने? मैं तुम्हारा रचयिता हूं, तुम्हारा मालिक। तुम मेरे द्वारा डिजाइन किया गया एक क्लोन मात्र हो। तुम मेरे रचयिता होने का दावा करते हो? उसने लगभग हंसते हुए दोहराया। बिना एक और शब्द कहे वो आगे बढ़ा और पेड़ के केंद्र में एक जोरदार मुक्का मारा। लेकिन तभी एक आवाज आई। कोई या कुछ वहां पहुंच चुका था। ये यहां है, किसी ने फुसफुसाया। पेड़ ने दुष्टता से मुस्कुराया। ताइकिरीन जरा भी नहीं हिला। मुझे आर्मरी की चाबी दो, अभी। अल्फा ने कुछ महसूस किया, वो लुका नहीं। एक जोरदार मुक्के के साथ उसने राक्षस के शरीर पर प्रहार किया। यही है, ये यही होना चाहिए। प्रहार ने सचमुच एक नस को छुआ। राक्षस की आंखें गुस्से से फैल गईं, उसकी नसें उभर आईं और वो गुस्से में दहाड़ा। अल्फा ने आगे बढ़कर अपनी पुतलियों को सिकोड़ते हुए, आंखों में खून लाल रेखाएं चमकती हुई कहा, आर्मरी की चाबी, इसे मुझे दो। पेड़ की आवाज गहरी, गर्जन भरी, लगभग समझ से बाहर थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी जड़ें हवा में लहराईं। दो मोटी जड़ें भाले की तरह तेजी से आगे बढ़ीं, घातक प्रहार के लिए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? लेकिन अल्फा का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा रहा। उसके लिए ये विशाल राक्षस बस एक कमजोर रुकावट थी। नाकारा। हाथ बांधे वो अपनी जगह पर डटा रहा। उसने कहा, अपनी स्थिति के बारे में सोचो बेवकूफ। उसने चारों ओर टूटी फूटी मुरझाई हुई शाखाओं की ओर इशारा किया। तुम अपनी रक्षा के लिए राक्षस पैदा करते रहते हो, लेकिन देखो तुम्हारे पेड़ मुरझा गए, टूट गए। तुम अपनी ही ताकत को खत्म कर रहे हो और तुम जंगल को दोबारा नहीं बना सकते। हवा का एक झोंका चला, उसके सफेद बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखर गईं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, चाबी दो। उसकी आवाज दृढ़ थी, पूर्ण। एक पल के लिए पेड़ रुका। जिस तरह अल्फा बोल रहा था, उसकी आवाज में निश्चितता, उसका दृढ़ विश्वास, ये लगभग समझ में आ रहा था। उसके पहले प्रहार ने मुझे चौंका दिया था, लेकिन शायद वो अभी भी मेरी इच्छा का पालन कर रहा है। फिर अनिच्छा से उसने सहमति दे दी। ठीक है। हवा भारी हो गई। हवाएं कक्ष में घूमने लगी, जैसे पेड़ का शरीर किसी अनदेखी लय पर नाच रहा हो। जहां अल्फा ने पहले अपना हाथ मारा था, वहां से एक शक्ति का उछाल शुरू हुआ। दरारें फैलने लगी। ले लो, पेड़ ने गर्जा। छाल फट गई, एक संकरी गैप बन गया। अल्फा ने मुस्कुराया। गुड। उस गठीली छाल के अंदर कुछ कीमती था, जिसे बड़े यत्न से संरक्षित किया गया था। जैसे ही गैप चौड़ा हुआ, तेज रोशनी बाहर निकली। तो ये है वो। अल्फा के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी नुकीली पतलियां चमकते डिवाइन स्टोन को छू रही थीं। दांत पीसते हुए उसने खींचना शुरू किया। पेड़ हैरानी में पीछे हटा। क्या? एक क्रूर झटके के साथ डिवाइन स्टोन उलझी जड़ों से आजाद हो गया। पेड़ चीखा। एक राक्षसी दहाड़ जंगल में गूंजी। तुम क्या कर रहे हो? ये डिवाइन स्टोन है। रुको। उसकी आवाज एक तीखी, कानों को चीर देने वाली चीख में बदल गई। रुको। और फिर सब कुछ सफेद हो गया। अल्फा एक दुष्ट हंसी को रोक नहीं सका। जड़ें टूटकर अलग हो गईं। खजाना अब पूरी तरह उसके कब्जे में था। पेड़ ने शुद्ध क्रोध में चीख मार दी। वो वहां खड़ा था, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के बीचों बीच, शांत, अडिग। डरो मत।
अल्फा की आंखें एक अजीब हरी चमक बिखेर रही थीं और उसके नुकीले दांत किसी खून के प्यासे जानवर की तरह चमक रहे थे। मैंने एक वादा किया था और मैं इसे पूरा करूंगा। राक्षस फिर से करीब आए। उनकी संख्या अभी भी अथक थी। ल्यू हांग ने तेजी से घूमकर अपने हथियार को हवा में लहराया जैसे स्टील की एक रिबन और एक राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। ऊपर सोफिया आसमान में उड़ रही थी, अपने हाथों के नीचे 2 जादुई चक्र बनाते हुए जो ऊर्जा से चमक रहे थे। नीचे जमीन पर माइकेल ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से चलाया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। बस थोड़ा और टिको, उसने चिल्लाकर कहा। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। ये राक्षस तो कभी न खत्म होने वाले हैं। लेकिन अचानक धरती फक पड़ी। अनगिनत घिनौनी चीजें जमीन के नीचे से उभरने लगी। कांग हेंसू ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया ताकि वो खुद को संभाल सके। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या बवाल है? जड़ें इस तरह फटकर बाहर आईं जैसे उन्हें कोई वृद्धि सिरम इंजेक्ट किया गया हो। विशाल ऑक्टोपस की भुजाओं की तरह मुड़ती और लहराती हुई। युद्ध का मैदान अराजकता में डूब गया। हर कोई ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वे किसी जीवंत दुष्स्वप्न में फंस गए हों। चीखें गूंज रही थीं और सभी ने डर से ऊपर देखा। हेंसू नीचे झुका, फिर हवा में उछला। एक तेज गति के साथ उसने अपना हथियार निकाला और उन राक्षसी जड़ों का सामना किया। दांत पीसते हुए उसने पूरी ताकत से वार किया। प्रत्येक कट उन विशाल जड़ों को लकड़ी के टुकड़ों में बदल रहा था। एक भयानक संघर्ष के बाद वो सुरक्षित रूप से ठोस जमीन पर उतरा। हेंसू ने ऊपर देखा, गहरी सांस लेते हुए। फिर वो चौंका। उसके पीछे कुछ था। वे लकड़ी के तंतु अभी भी उग रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वो आगे बढ़ा, उन पर पूरी ताकत से वार करते हुए। और राक्षस आ रहे थे, सीधे उसकी ओर दौड़ते हुए। लेकिन उसके पवित्र गोले उसकी इच्छा का जवाब दे रहे थे। उसकी तलवार से निकलकर उन प्राणियों को मार गिरा रहे थे। गोले उन्हें चीरते हुए गए और वो राक्षस धूल और धुएं में बदल गया। हेंसू का चेहरा ठंडा रहा, लेकिन उसकी आंखें तीव्र दृढ़ता से जल रही थीं। वो युद्ध के मैदान में प्रतिशोध की एक लकीर की तरह दौड़ा। एक रास्ता साफ करने के बाद वो रुका, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आसपास का जायजा लिया। आंतरिक रक्षा प्रणाली कैलामिटी फिश से कमजोर है और ये राक्षस ये भी कमजोर हैं। उसने बगल में देखा और माइकेल को अभी भी कड़ा संघर्ष करते देखा। ये निश्चित रूप से कमजोर हो रहे हैं। हर कोई अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेल रहा था। ल्यू होंग, जो स्पष्ट रूप से थक चुका था, ने अपनी भौवें सिकोड़ते हुए एक और जादू मंत्र बनाया। क्या ये इसलिए है क्योंकि इसे दबाव डाला जा रहा है? अगर ऐसा है तो, हिंसू ने सोचा, क्या मुझे सीधे लक्ष्य की ओर दौड़ना चाहिए? उसके आसपास लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। क्या ये उसके कारण है? उन्होंने जमीन पर बिखरी जड़ों को देखा, अब पतली, स्थिर और बेजान। हिंसू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक वो दौड़ पड़ा जैसे कोई दीवाना। सोफिया ने उसे देखा और हाफने लगी। कांग, हेंसू? हेंसू धीरे धीरे मलबे से भरे रास्ते पर चला, प्रत्येक कदम सोच समझकर। वो आखिरकार उस अराजकता के केंद्र में पहुंच गया था जहां राक्षसी पेड़ उसका इंतजार कर रहा था। केंद्र में एक हल्का चमकता हुआ घन नीली रोशनी बिखेर रहा था, जिसकी सतह पर कई जड़ें लिपटी हुई थीं। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के रोशनी टिमटिमाकर बुझ गई। हेंसू की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। पेड़ ने ऊर्जा स्रोत को काट दिया। एक आवाज कहीं नीचे से गूंजी, यहां नीचे आओ। हेंसू ने नीचे गहरे गड्ढे में देखा। वहां कोई था। बिना हिचकिचाहट के उसने पास की एक चट्टान पर कदम रखा और नीचे की ओर उछला, एक कगर से दूसरे कगर तक कूदते हुए। संभवतः वही है जिसने पवित्र पत्थर का टुकड़ा लिया। उसकी तलवार उसकी कमर पर लटक रही थी, उसके हाथ के पास, जबकि दूसरा हाथ लड़ाई के लिए तैयार था। लेकिन यह कौन हो सकता है? इस जड़ विस्फोट के केंद्र तक हम लोगों के अलावा कोई नहीं पहुंच सकता। फिर अल्फा बोला, उसका लहजा शांत, लगभग मनोरंजक। पवित्र आकृति उसके कब्जे में थी। तुम उन बाकी के कीड़ों से अलग हो, स्मार्ट। हेंसू ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अपने प्रतिद्वंदी पर टिकी थीं, हर हलचल को गौर से देखते हुए। अल्फा ने मुस्कुराया, लगता है तुम्हें की का सही इस्तेमाल करने आता है, भले ही तुम हमारी प्रजाति के ना हो। उसका चेहरा बदल गया, आंखें रुचि से चमकने लगीं। क्यों ना हम थोड़ी सी बात करें? हेंसू ने भौवें सिकोड़ी, लेकिन चुप रहा, दूसरे व्यक्ति को बोलने दिया। उस की के बारे में जो तुम्हारे पास है। की, 5 पवित्र अवशेषों का असली नाम जो 5 जनरलों के पास है। उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता था? यह आसान था। जो कोई भी इन 5 को इकट्ठा कर लेता, उसे विश्व वृक्ष कर पूरा नियंत्रण मिल जाता। और अब हेंसू अल्फा के सामने खड़ा था। उसने उस व्यक्ति की बातों पर विचार किया। उसने पवित्र अवशेष को की कहा। हेंसू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब तक केवल एल्वेनहेल्म के प्राणियों ने, जिनसे मैं गहरे गड्ढे में मिला था, इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इस दुनिया में सिर्फ एक तरह के अस्तित्व हैं जो इन अवशेषों को इस तरह से संदर्भित करते हैं, लेकिन उनका यहां होना असंभव है। अभी नहीं। उसकी नजरें नीचे झुकीं, अल्फा को और गौर से देखते हुए।
जिसका मतलब यही हो सकता है, उसने निष्कर्ष निकाला। तुम सिर्फ एक कॉपी हो। अल्फा ने पलक झपकी, फिर एक धीमी हंसी छोड़ी। तुम तो मजेदार हो। एक हाथ अपनी कमर पर रखते हुए उसने सिर झुकाया। ना केवल तुम्हारे पास की है, बल्कि तुम्हें उसके मूल के बारे में भी पता है। हिंसू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैंने कुछ बातें सुनी हैं, तो तुम क्या कहना चाहते हो? अल्फा ने पूछा। उसकी उंगली हिंसू की ओर इशारा कर रही थी। जो की तुम ले जा रहे हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे आया, एक जबरदस्त दबाव की लहर छोड़ते हुए। वे सब मुझे दे दो और गायब हो जाओ। हिंसू स्थिर रहा, अल्फा की आवाज से टपकती अवमानना को महसूस करते हुए। तुम जैसे नीच प्राणी इसके लायक नहीं है, उसने थूकते हुए कहा। हिंसू की आवाज शांत रही। ऐसे में मैं एक अलग सौदा प्रस्तावित करता हूं। उसकी तलवार हल्की सी चमकने लगी। अपना पवित्र पत्थर का टुकड़ा मुझे सही सलामत सौंप दो। उसने अपनी तलवार अल्फा की ओर तान दी। तुम जैसे नकली को इसका हक नहीं है। इससे अल्फा की आंखें एक पल के लिए अविश्वास से चौड़ी हो गईं। फिर वो जोर से हंस पड़ा।